नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका संवाद न्यूज इंटरनेशनल पर। और मैं हूं आपका अपना काफर बुत परस्त राम भक्त राष्ट्रभक्त संकेत चतुर्वेदी। दोस्तों, ये 18th लोकसभा के लिए चुनाव है जो 2024 का हो रहा है। ये विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का चुनाव है। ये चुनाव अपने आप में कई जगह कई मायनों में यूनिक है। देखिए, आज तक 3 बार लगातार प्रधानमंत्री अगर कोई बना है तो या तो जवाहरलाल नेहरू बने हैं, और अगर जैसा प्रतीत हो रहा है इस बार मान लीजिए नरेंद्र मोदी दोबारा जीतते हैं तो वो थर्ड टाइम पीएम बनने वाले जवाहरलाल नेहरू के बाद में सेकंड ऐसे भारत के पीएम होंगे जिन्होंने ये कारनामा करके दिखाया है, जो अपने आप ही बेहद विलक्षण रहेगा। और साथ में है क्या, इस चुनाव में कई ऐसी बातें भी हैं जो विलक्षण हैं, जिन पर ध्यान देने वाली बातें, जो ध्यान देने योग्य हैं। जैसे कि मान लीजिए कुछ नेता हैं जो कि पूर्व प्रधानमंत्रियों के या बड़े राजनीति के प्लेयर्स के सुपुत्र रहे, जैसे कि राहुल गांधी, जैसे कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के पुत्र अखिलेश यादव, या फिर और यहाँ तक कि बिहार में जो यादव बंधु हैं वो लोग। और हमारा देश में तो कन्याओं को भी पूर्ण स्थान है, तो मैं कहूंगा प्रियंका गांधी के लिए भी ये चुनाव काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक वो जीतते नहीं हैं और अपने दम पर एक बड़ी जीत नहीं लाते, वो भारतीय राजनीति में बड़े प्लेयर्स नहीं माने जा सकते। इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए, 2024 के लोकसभा चुनाव पर चर्चा करने के लिए जो ईगल आय मेरे सहयोगी, मेरे सीनियर धीरज जी ने रखी थी, उस विषय पर बात करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आप सबके बीच में धीरज जी को। नमस्कार धीरज जी नमस्कार, आज के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धीरज जी, ये बताइए कि ये चुनाव आपके हिसाब से और चुनावों से भिन्न कैसे है? देखिए, इस बार कई सारी ऐसी चीजें हुई हैं जो बिल्कुल यूनिक रही हैं और इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है। सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें मुद्दों पर, तो ये पहली बार है जब दोनों तरफ से मुद्दा विहीन चुनाव है। किसी के पास प्रॉमिस करने को कुछ भी नहीं है। ना धारा 370 बचा है बीजेपी के लिए, ना राम मंदिर बचा है, और ना कोई बड़ा कोई ऐसा कोई मुद्दा है जिसमें कांग्रेस बोले कि हमने ऐसा कर दिया या हम कुछ कर देंगे। तो विपक्ष और पक्ष दोनों के पास कोई मुद्दा मुझे नहीं लगता है कि कोई बड़ा बचा हुआ है। जी हाँ, मेरा ये प्रश्न है कि अयोध्या और काशी तो अभी बाकी है। अगर राम मंदिर की बात है, अगर कश्मीर की बात है, जहां तक 370 की बात है, तो मैंने तो ये भी सुना है और आपने भी सुना होगा। जिन दर्शकों ने नहीं सुना उनको बता देता हूँ, आज की ताजा खबर है जो पीओजे के है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर जो है, वहां पर विद्रोह हुआ है पाकिस्तान गवर्नमेंट के खिलाफ। वो चाह रहे हैं भारत में मिलना, तो धारा 370 से वो अटैच है कहीं ना कहीं, क्योंकि वहां नौकरियां हैं नहीं और यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने नौकरियां प्रोवाइड कराई हैं। धीरज जी, नहीं नहीं नहीं, ये क्या है कि कोई वैसा प्रॉमिस करने वाला मुद्दा नहीं है। जहां तक काशी मथुरा की बात होती है तो ये बहुत दिन से चलता आ रहा है, तो लोगों के दिमाग में कोई वैसा ये नहीं है। अच्छा, राम मंदिर के बाद ऐसा विश्वास जगा है कि काशी मथुरा भी लीगली हम लोग सही हैं तो आ ही जाएंगे, और लीगली जैसा कि प्रमाण मिल चुके हैं लगभग सारे, तो इसमें सरकार की कोई बहुत बड़ी भूमिका रह नहीं जाती है किसी भी सरकार की कि कोई वो दिला दे। ये लीगल बैटल है जो लगभग तय है कि आज नहीं कल मिल ही जाएगा। तो इसलिए लोगों के दिमाग में अयोध्या के प्रति जो सेंटिमेंट था, वो सेंटिमेंट काशी मथुरा के पास नहीं, क्योंकि काशी मथुरा में पूजा ऑलरेडी चल रही है। जो गर्भगृह है उसके आसपास में पूजा चल रही है। अयोध्या में तो बिल्कुल ही उसके ऊपर एक मस्जिद बना दिया गया था, तो वो एक ढांचा जो था वो कांग्रेस के लिए, बीजेपी के लिए, दोनों के लिए वोट का मुद्दा था। तो उस मैं शुरुआत में एक बात कहना चाह रहा था। अनफॉर्चुनेटली मैं टेलीप्रॉम्प्टर यूज नहीं करता, तो थोड़ा दिमाग से स्किप कर गया कि ये चुनाव महत्वपूर्ण क्यों है। उसके पीछे मैं जो रीजन देना चाह रहा था सर, वो ये था कि मान लीजिए चुनाव जो होता है, जो भी पार्टी जीतती है वो जिस भी आइडियोलॉजी को लेकर के आती है,
आगे भविष्य में जो कार्यक्रम बनते हैं वो उसी आइडियोलॉजी के आधार पे बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल कांग्रेस ने किसी और उस पे चुनाव शुरू करा था, फिर वो आ गई कि बाय मैटर ऑफ चांस आई एम हिंदू, जो नेहरू जी ने कहा था। सेकुलरिज्म को इतना ढोया गया कि आज वो कांग्रेस ने अल्पसंख्यक समुदाय की इतनी राजनीति करी कि वह स्वयं भारतीय राजनीति में अब अल्पसंख्यक है। तो इसलिए चुनाव इंपॉर्टेंट है कि भविष्य के मुद्दे क्या होंगे, किस प्रकार से चलेंगे, किस प्रकार से सरकार जो है वो अपनी नीतियों को लाएगी, आगे रखा जाएगा, आगे किस प्रकार से कानून बनेंगे। आप याद कीजिए, जैसे पहले राजीव गांधी जी ने एक कानून सुप्रीम कोर्ट का था वो बदल के रख दिया था। तो इस प्रकार से कि कानून क्या बदला जाएगा, कैसा रहेगा। तो देखिए सर, सभ्यता जो होती है वो स्थिरता नहीं है, वो तो स्थिति का नाम है, वो तो परिवर्तित होती ही रहती है। मुद्दा जो 1950 में था सर, मुद्दा जो 1950 में था वो आज रेलेवेंट थोड़ी ना होगा। हाँ, लेकिन जैसा कि वो एक विलियम वर्ड्सवर्थ की कविता है कि वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप। तो ये ऐसा कोई प्रॉमिसेस किसी के पास नहीं है कि ये मिलेगा तो हम ये कर देंगे। अब राहुल गांधी जो मुद्दे उठा रहे हैं कि मैं समानता वाला ला दूंगा, बिल्कुल वो बंटवारा कर दूंगा, जो सब लोग बराबर हो जाएंगे, हमने पैसा कमाया हमसे ले लेंगे और जो नहीं पैसा कमा में बांट देंगे। तो ये एक मूर्खता बड़ा, जो कार्ल मार्क्स ने आज से करीब 100 साल से भी ज्यादा पहले किया था, या वहां पर जो रूस में जो साम्यवाद की स्थापना हुई थी, तो वो बात अब वो बिल्कुल अप्रासंगिक है। मतलब उसका कोई रोल नहीं है उसका, प्रैक्टिकली कोई मानेगा भी नहीं कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो आई कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड जो आप कह रहे हैं। यहाँ एग्जैक्टली क्या था, राहुल गांधी कार्ल मार्क्स और नो कार्ल मार्क्स के बीच में फंस गए। एक थे कार्ल मार्क्स, वो है नो कार्ल मार्क्स। जब एग्रीमेंट हुए थे तो उसमें वो स्टालिन लेनिन का वो आया था, मदद लेना पड़ा था और बड़ी खूनी क्रांति हुई थी। तो वो जमाना और था और वो इंडस्ट्रियल देश था। मार्क्स कहते थे कि धर्म जो है वो अफीम है। यहाँ धर्म के केवल 4 वर्ड, 4 लेटर जुड़ता है, महाकुंभ, और करोड़ों करोड़ पब्लिक जमा हो जाती है। तो धर्म को तो आप हटा ही नहीं सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मार्क्स के यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात कह दी। मतलब हालांकि मैं पहले वाली बात कह देता हूँ, उसके बाद में आपने कहा कि यहाँ पर कोई मुद्दा नहीं है। मैं कह रहा हूँ मुद्दा क्यों नहीं है। नरेंद्र मोदी के पास मुद्दा है, वो कहते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, ये कहते हैं जातिगत जनगणना। दोनों के अपने अपने राह हैं, पृथक हैं। एक के लिए एम्प्लॉयमेंट है, एक के लिए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है, एक के लिए वर्ल्ड पावर बनना है, एक के लिए कि मैं धर्म में विश्वास नहीं रखता। मगर मजेदारी देखिए, मैं उसी बात कह रहा हूँ, वो धर्म में विश्वास नहीं रखता, मजहब में उसकी बड़ी कट्टरता है। उस पर वो विहीन होके, चाहे वो वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी हो, अभी रिसेंटली एक मैटर आया था, वो हिंदू सेंट को और रामकृष्ण आश्रम को कुछ बोल रही थी उठपटांग, लेकिन संदेश कली पे शांत है, सन्नाटा। आप इसको धर्म नहीं कहा जाए, इसको तुष्टिकरण कहा जाए। वो भी जान रहे हैं कि वो 100% वोटर नहीं है। उनका जो लिमिटेशन है वो 20%, 30% ही है मैक्सिमम। अगर कहीं कहीं जो ज्यादा कंसंट्रेशन भी है मुस्लिम पॉपुलेशन का, तो वहां भी 30% ही है ज्यादा से ज्यादा। तो वो उनको अपीज करने की जो पॉलिसी है, तो वो तुष्टिकरण करने की पॉलिसी है। तो ये तुष्टिकरण एक खास वर्ग को, जैसे अब पासवान वोटर थे, रामविलास पासवान जिस पर जीतते थे, तो उसकी जनसंख्या बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन वो सॉलिड वोट बैंक था उनका। तो कोई भी एक कास्ट का वोटर, जो कास्ट बेस्ड जो पार्टियां होती हैं, तो इस बार इस चुनाव में थोड़ा सा देखने को मिला है कि कुछ कास्ट बेस्ड पार्टियों को थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं बढ़ावा मिला है। बल्कि बीजेपी ने भी, कांग्रेस ने भी, दोनों ने इन लोगों को सपोर्ट किया है। अभी हम लोग जो मेन मुद्दा जिस पर हम लोग शुरू किए थे कि जो इलेक्शन है उसमें क्या रिजल्ट आ रहा है। 5 पेज का इलेक्शन हो चुका है, क्या फिगर उठ रहा है और किस फिगर पर आके फाइनलाइज होगा। क्या मोदी सरकार दोबारा आएगी, नहीं आएगी? ये बड़ा सवाल जो है लोगों के दिमाग में घूम रहा है कि 5 पेज का चुनाव हो चुका है। अब तो जो सर्वे एजेंसीज हैं उनके पास एक स्ट्रक्चर बन चुका होगा कि मोदी सरकार नहीं आ रही है तो साफ, आ रही है तो साफ। बेशक वो अभी
चूंकि चुनाव आयोग की जो वो होती है गाइडलाइंस है, उसके कारण कोई भी चैनल या कोई भी मीडिया हाउस अपना सर्वे जो है वो एग्जिट पोल सर्वे वगैरह नहीं पब्लिश कर पा रहा है। लेकिन एक रफ आइडिया जो है वो तो अनुमान तो लगा ही सकता है आदमी कि कितना वो बन रहा है। तो बिना हाँ अगर धीरज सर, आप ही बताइए, ये तो सबसे बड़ा प्रश्न है जो आपने आज खड़ा कर दिया कि कौन। पहली बात तो ये मैं तो मानता हूं कि मोदी जी ही सरकार बना रहे हैं, ये पहली बात तो कोई प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये कितनी सीटों से बना रहे हैं। ठीक है, सीटें कितनी आएंगी, गवर्नमेंट कितनी इंडिपेंडेंट रहेगी। गवर्नमेंट बनाना कोई बड़ी बात नहीं, 272 तो आ ही रही है, ये तो निश्चित है। और ये बात तो राहुल गांधी तो छोड़ो, सोनिया गांधी जानती हैं, जो उनसे नहीं राजनीति में ज्यादा परिपक्व है। नहीं तो कहाँ लॉस कहाँ प्रॉफिट, ये एक देखने वाली बात होगी कि लॉस कहाँ हो रहा है और प्रॉफिट कहाँ, मतलब उस लॉस को रिकवर कहाँ से किया जा रहा है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है देखने वाला। सर लॉस लॉस हो कहा रहा है बेसिकली। पहले तो ये मैं क्लियर कट कर देता हूं, 272 प्लस गवर्नमेंट बीजेपी बना रही है। आपको क्या लगता है बीजेपी की सीटें कितनी आएंगी? अगर मान लेते हैं कि हम अपना कोई आकलन नहीं रखते हैं, मैं जो बिल्कुल एक योगेंद्र यादव जी हैं दाढ़ी वाले बाबा, वो अचानक पिछली बार उन्होंने विधान 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव थे, उसमें कह दिया, अचानक से गुफा छोड़ दिया कि चारों की चारों सीटें बीजेपी हार रही है, चारों की चारों सीटों पर कांग्रेस जीत जाएगी, और हुआ उल्टा। तो उसी के भरोसे पर, बल्कि अभी आऊंगा आपको बताऊंगा कि आगे बताऊंगा कि इंडी को क्या लॉस हुआ उस प्रेडिक्शन के कारण। तो इस पर मैं बाद में आऊंगा, लेकिन वो उसका नुकसान क्या हुआ इंडी को। अभी उस उन्हीं का जो प्रेडिक्शन है, अगर उसको ही सही मान ले, मतलब वो बिल्कुल इतने मूर्ख साइकोलॉजिस्ट है मैं कहूंगा, हालांकि इतने एजेड व्यक्ति है उनके लिए मूर्ख कहना ठीक नहीं लगेगा, असभ्यता लगेगी, लेकिन वो बिल्कुल नॉन प्रोफेशनल कहा जाए साइकोलॉजिस्ट है, और उनका जो प्रेडिक्शन है इतना हद तक गलत जाता है कि बिल्कुल मतलब वो ऊपर बोलेंगे तो समझिए नीचे जा रहा है। तो वैसे व्यक्ति का भी अगर आप प्रेडिक्शन मान लीजिए, जो बिल्कुल आंख बंद करके, जो कहीं से उनको इंस्ट्रक्शन आया उसी पर साइकोलॉजिस्ट कर दिया और ताकि वो एक हवा बन जाए, तो वैसे में भी उन्होंने बीजेपी को 250 प्लस सीटें दी हैं, 260 के आसपास सीट दी है। तो सरकार तो 272 में ही बननी है। अब ये 400 पार वाली बात हो रही है। अब मोदी जी का ट्रिक समझिए, मोदी जी ने इलेक्शन से पहले ही ऐसा माहौल बना दिया कि पब्लिक इस पर उलझे ही नहीं कि 272 आ रही है कि नहीं आ रही है। पब्लिक बोले 400 पार आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 400 पार आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वो 400 से कम सीट ले आए, उसी में कांग्रेस आज अपनी जीत मान ले। बेशक अभी जो हाँ स्थिति जो दिख रही है कि सरकार बनने में, सरकार तो 272 पर ही बननी है, तो सरकार बनने में कोई कहीं से भी कोई शक शुबा नहीं है। तो इसलिए कोई ये बोले कि हमने मोदी का जो मुद्दा हटा दिया, मोदी को डिरेल कर दिया, तो कोई बड़ा से बड़ा कांग्रेस लीडर राहुल गांधी हो या ममता बनर्जी हो, मुझे तो लग रहा है कि राहुल से बेटर, मतलब कांग्रेस से बेटर ममता का परफॉर्मेंस होगा, जो उनकी सीटें ज्यादा आएंगी, क्योंकि उन्होंने वहां से कांग्रेस को डिस्कार्ड किया हुआ है। अब एक बात जो रह गई, जो मैं बता रहा था आपको, कि उसका नुकसान क्या हुआ था पिछली बार जो चार राज्यों के चुनाव में, उस समय में वो जो क्रूशियल टाइम था 3 महीने का, उस समय में ये योगेंद्र यादव जैसे लोगों के, ये चाटुकारों के जो प्रेडिक्शन हुए कि कांग्रेस चारों के चारों सीट जीत रही है, तो कांग्रेस को लगा क्या कि हम इंडी गठबंधन, जो तथाकथित इंडी गठबंधन है, इसमें हम सबसे बड़े लेवल के प्लेयर बन के उभरेंगे, और हमारा जो है वो बाकी सारे जो विपक्ष के टीम जो दल हैं वो हमारी बात मानेंगे। उसके कारण ये जो 3 महीना, जो 3-4 महीना हुआ, उसमें कांग्रेस ने इंडी गठबंधन की ओर ध्यान ही नहीं दिया। तो उसका जो आज नुकसान दिख रहा है कि आज बिल्कुल इनकी तैयारी नहीं है इंडी गठबंधन की, तो अभी जितनी बुरी स्थिति होने वाली है इंडी गठबंधन की, वो कम से कम नहीं हो पाती, ये ऐसे फर्जी प्रोडिक्शन के कारण। सर मेरे एक दो प्रश्न और हैं। एक तो पहला यह है कि 400 का आंकड़ा दिया क्यों गया है, कि अब की बार 400 पार, ये आंकड़ा आया कहां से, इस नंबर का सिग्निफिकेंस क्या है राजनीति में, क्यों दिया गया है ये? इसमें क्या गेम क्या है, देखिए क्या दो तरीका है। एक तो अगर आपको संविधान में कुछ जो बड़ी बड़ी धाराएं, जो अभी अंग्रेजों के जमाने की ड्रैकोनियन जो लॉज चल रहे हैं, उनको अगर बदलना है, तो आपको
लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर एक जॉइंट सेशन में आपके पास बहुमत होना चाहिए। तो वो बहुमत तभी हो सकता है जब आपके पास, क्योंकि राज्यसभा में तो आपको बहुमत मिलेगा नहीं, आपके पास वहां मुश्किल से 100 सीटों के 100 सीटों से भी कम है आंकड़ा, जो पी या बीजेपी समर्थित एनडीए जो स्टेट्स हैं, एनडीए जो पार्टियां हैं उनके पास। तो अभी जो ये बन रहा है, जो एक फिजा जो बन रही है कि अगर 400 प्लस सीटें हो जाए, 410 या 420 सीटें के आसपास हो जाए अगर एनडीए के पास, तो ये एक कानून में जो ड्रैकोनियन लॉज है उनको हटा सकते हैं, जिनके कारण अब अदालतों में हजारों मामले पेंडिंग है, 60,000 से ज्यादा मामले पेंडिंग है, उसमें आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बहुत सारे कानून हैं जो ऐसे उलझे हुए हैं। तो उन कानूनों को बदलना, जो अभी जो बोल रहे हैं कि कानून संविधान बदल देंगे, संविधान नहीं बदलना है, कानून संशोधन करने के लिए आपके पास एक मेजोरिटी होनी चाहिए, इसलिए वो 400 पार जरूरी है। अब वो दूसरा जो इम्पोर्टेंट, जो 400 पार वाला नैरेटिव जो बनाया गया, बीजेपी ने बनाया, तो बीजेपी ने क्यों बनाया, एक ये भी कारण है कि इस बार जो सरकार बनी, अब उन्होंने इस तरह से एक ऊंचा स्केल सेट कर दिया मोदी जी ने कि उस, अब लोग जो है, विपक्ष जो है, वो उनके उसी नैरेटिव को तोड़ने में जुट जाए। वो इसमें नहीं जुटे कि इनको सत्ता से बाहर करना है, वो इसमें जुट जाए कि 400 पार इनको लाने देंगे चाहे नहीं लाने देंगे। तो इसलिए वो बहुत एक समझी एक रणनीति है। जी। अच्छा सर, एक चीज और मेरे को आपसे जाननी थी कि रायबरेली में आप जानते ही होंगे एक बेटा सौंपा गया है, वो आपने देखा होगा, सौंपा बेटा गया सौंप रहे हैं, है ना। हालांकि ये बेटा पहले भी एक बार सौंपा जा चुका है, किसी और ने भी सौंपा था, फिर उनसे पहले एक और थे, उनने भी सौंपा था, पर वहां की तो जनता अब नारे मार रही है गो बैक गो बैक। ये लोग वहां से उम्मीदवार हैं, स्पेशली जैसे ये गांधी परिवार के जो लोग होते हैं, कभी अमेठी से, कभी ये केरला से, वायनाड से, ये बेसिकली सर उम्मीदवार हैं या ये टूरिस्ट हैं कि मौसम हुआ अच्छा चलो चुनावों का चलो वहां घूमा, उसके बाद ये कभी नहीं दिखते वहां पे, साल 1.5 साल में एक बार चले गए तो चले गए, अदरवाइज मतलब ये केयर भी नहीं करते। तो खैर एनीवेज, बेटा जीतेगा नहीं जीतेगा, साथ में बेटियां तो लड़ी नहीं रही हैं। अब तेजस्वी यादव हो गए या ये अखिलेश यादव हो गए, इनकी पूरी फैमिली हो गई। हालांकि इस पूरी फैमिली को इन्होंने नाम दे दिया समाजवाद, हालांकि समाजवाद तो अपना ही समाज है बस। तो इन लोगों का भविष्य क्या रहेगा, मेरा अंतिम प्रश्न यही है सर। देखिए, परिवारवाद वाला जो थ्योरी है इंडिया में चलता है। अब देखिए, कांग्रेस भी अपना परिवारवाद पर ही चल रही है, उधर साउथ में जो वाईएसआरसीपी का भी बेटा चल रहा है, स्टालिन भी चल रहा है, तो मारन भी चल रहे हैं। फिर इसी तरह से ये यादव परिवार है, 2 यादव परिवार, एक लालू यादव का परिवार, मुलायम सिंह यादव का परिवार, साउथ में वाईएसआरसीपी का परिवार है। फिर और भी जितने भी जो साउथ में जो बड़े नेता हैं, जो स्टालिन है, वो भी, उसके फादर भी बड़े नेता हुआ करते थे। जिन राजनीतिज्ञों के बच्चे नहीं हुए, केवल वही परिवारवाद पर नहीं टिक पाए, नहीं तो परिवारवाद भारत में एक कड़वी सच्चाई है। परिवारवाद, मेरा प्रश्न परिवारवाद पे नहीं है सर। मेरा प्रश्न ये है कि मान लीजिए इन लोगों की जो इंडिया लाइन्स है, ऑब्वियसली एविडेंट है सर, वो दिख रहा है इनकी सीट्स कम आएंगी, और स्पेशली कांग्रेस की तो बहुत ज्यादा कम आएंगी, क्योंकि उन्होंने, इनका स्टांस ही बिल्कुल हिंदू विरोधी था, और मेजोरिटी 80% वोटर्स हिंदू है। अब ऐसे में होगा क्या, ऐसे में जब सीटें कम आएंगी तो नेशनल पॉलिटिक्स में ये स्टे भी कर पाएंगे, या ये कांग्रेस भी अब एक रीजनल पार्टी ही रह जाएगी? नहीं, इस बार जो अभी तक जो व्यवस्था, मतलब जो देखने को चुनाव का जो आकलन अगर हम करें, कोई फिगर तो एग्जैक्टली नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि हमने सर्वे नहीं किया, ना कोई सर्वे रिपोर्ट है अभी सामने मार्केट में। लेकिन अभी तक जो आकलन है उसमें कांग्रेस की स्थिति बहुत दयनीय होने जा रही है, और ये 20-25 सीटें भी ले आए तो गनीमत है इनके लिए। मतलब ये वैसी, इनसे ज्यादा अच्छी स्थिति में जो इनके एलाइज है वो रहेंगे। और अच्छा, जो अभी एक इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि एज वी कैन सी कि रीलॉन्च पे रीलॉन्च राहुल गांधी जी का फेल होता जा रहा है। क्या अब इस चुनाव के बाद में प्रियंका वाड्रा मेन चेहरा बन के आएंगी, या अभी भी बेटे को ही तरजीह दी जाएगी, या कुछ बेटी पढ़ा तो दिया है लेकिन बेटी का कुछ करियर भी बनाया जाएगा पॉलिटिक्स में?
प्रियंका वाड्रा कहाँ पे इस चुनाव, क्या प्रियंका वाड्रा ये चाहती हैं कि उनका परफॉर्मेंस राहुल गांधी का बुरा हो? देखिए, वो चाहती ही होंगी, डेफिनेटली चाहती होंगी, क्योंकि उनको उठने नहीं दिया जा रहा है। आज से नहीं, 3 चुनाव हो चुके, 15 साल मतलब बीत जाएंगे। अगर ये चुनाव, इस चुनाव में भी हारे तो 5 साल और बीत गया। तो इससे पहले प्रियंका थोड़ी एग्रेसिव भी थी, एम्बिशियस भी थी, और वो पॉलिटिक्स हो या जो भी हो, लोगों से जुड़ने में, चूंकि वो, जैसे राहुल इंट्रोवर्ट टाइप के माने जाते थे, ये एक्सट्रोवर्ट मानी जाती थी शुरू से। तो जब इवन राजीव गांधी थे जिंदा तब भी, तो प्रियंका गांधी थोड़ा सा जो मतलब आम लोगों से जुड़ना चाहती है, और उसको बिल्कुल ही मौका नहीं दिया गया। इन तीनों इलेक्शंस में इसको मतलब राहुल को फ्लॉप शो होने के बावजूद, फ्लॉप लीडर होने के बावजूद इन्होंने बढ़ावा दिया। 3 बार रिलॉन्च इसको। एक जगह मैं किसी स्टैंड अप कॉमेडियन का वो देख रहा था, वो एक फिल्म में एक स्टार हुआ करते थे, एक बहुत बड़े डायरेक्टर के बेटे हैं, जैकी भगनानी। तो लोग बोलते थे जैकी भगनानी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, जो कितनी बार भी कितनी भी फिल्मों में लॉन्च किया जाए वो नहीं चल पाया। तो उसी तरह से ये भी है, ये कितने बड़े स्टार सन है कि इनको कितने भी इलेक्शंस में, लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, कई राज्यों के चुनाव में कैंपेनर, जहां जहां इनको, बल्कि बीजेपी का स्टार कैंपेनर माना जाता है राहुल गांधी को। तो इसलिए इनका उठना संभव नहीं है। तो अब आए प्रियंका पर, तो प्रियंका जो है, क्योंकि जो ये फैमिली बेस्ड पार्टी है, जो कांग्रेस जो है वो फैमिली बेस्ड पार्टी है। यहाँ जहां इन लोगों ने अपने हाथ से सत्ता बाहर निकाली, नरसिम्हा राव तो ये सिमट के रह गए उस समय। बल्कि सोनिया एक अलग पार्टी बना चुकी थी, कांग्रेस तिवारी करके एक अलग पार्टी बनवा चुकी थी। लेकिन उसके बावजूद जो कांग्रेस है, उस समय जो परिवार है वो बिल्कुल बाहर हो गया। तो परिवार अपने नियंत्रण से बाहर नहीं जाने देगा, जो ये लग कोई रहा है। अभी हालांकि डिबेट थोड़ी सी, मैं ये तो नहीं कहूंगा लंबी खींच रही है, क्योंकि इंटरेस्टिंग बहुत हो रही है। तो मैंने आज किसी से, लखनऊ में बात हो रही थी सर मेरी, तो मैंने कहा आपको क्या लगता है, वो डॉक्टर है, मैंने कहा डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है? तो कहने लगे आई कैन सी अनदर डिवीजन इन कांग्रेस। अब कांग्रेस, इंदिरा पे कांग्रेस आई बन गई। अब कांग्रेस आई के बाद में वो बनेगी कांग्रेस आर, और कांग्रेस पी। पी फॉर प्रियंका, आर फॉर राहुल, आर पी आई, ये 3 बनेगी अब। और हो सकता है कांग्रेस एस भी बन जाए। अब एक मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताता हूँ सर, नहीं करेंगे, इन्हीं इतनी लोकसभा मूर्खता नहीं चुनावों करेंगे में इन लोग। अब क्या पता सर, कहानी घर घर की है हम्म, सर। इन लोकसभा चुनावों में लोग लाइफ में जो एक्सपेक्टेंसी होती है ना इंडिया में लाइफ की सर, वो यूजुअली 70 to 80 मानी जाती है। तो 80 प्लस जो वोटर हैं सर, वो 1.25 करोड़ हैं। मतलब हमारे यहाँ बड़ा है स्वास्थ्य का रेशियो। और 100 प्लस भी हमारे यहाँ 2,18,000 वोटर हैं, जो 1924 से इस देश को देखते आ रहे हैं। सोचिए आप। और सबसे ज्यादा जो अपराधी हैं वो उत्तर प्रदेश के रामपुर में से खड़े हुए हैं। और रामपुर में जो बीजेपी के कैंडिडेट है, मैं कोई उनका कैंपेनिंग नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, उनपे एक भी अपराध नहीं है। बाकी जो है ना, ये समाजवादी और ये जौन से भी वादी हैं, ये कांग्रेस कांग्रेस, उनपे एक पे मतलब 6-6 हैं, एक पे 7-7 हैं। और जो आम आदमी अपने आप को बताते हैं, उनकी तो आप पूछे ही नहीं। आम आदमी पे भी मेरे को याद आ गया, महाबल मिश्रा दिल्ली में खड़े हुए हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए। वहां पर जब वो भरने के लिए गए अपना पर्चा, तो उनकी पार्टी कोलिशन में है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का कोलिशन है। वहां पे दोनों पार्टियों के नेताओं में आपस में झगड़ा हो गया। वो कह रहे तुम पानी नहीं पहुंचा रहा, वो कह रहे तू पानी नहीं पहुंचा रहा था हमारे यहाँ। जबकि ये कांग्रेस से ही गए वहां। महाबल मिश्रा पहले मतलब कांग्रेस में ही थे। दोनों आपस में लड़ रहे हैं। हाँ, पहले कांग्रेस में ही थे और ये रो रहे थे वहां पे खड़े होकर के। तो धीरज जी, आपका बहुत बहुत आभार कि आप हमारे कार्यक्रम में आए। और धीरज जी, उम्मीद करते हैं कि इस बार जो चुनाव हो उसमें बेसिकली परिवार ओरिएंटेड ना हो सर, जो जनता है उससे ओरिएंटेड हो, कि जनता क्या चाहती है। और हमारे नेता सेकुलरिज्म की आड़ में ये भूल ही गए थे कि इस देश का निवासी एक हिंदू भी है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हिंदू वोट्स होगा, और कांग्रेस का वो हाल होने वाला है जो आज तक कभी नहीं हुआ। धन्यवाद धीरज जी। सभी दर्शकों को जय श्री राम। जय श्री राम।